सियासत में हार और जीत के बीच का जो फासला होता है ना, वो कभी कभी बहुत छोटा होता है। इतना छोटा कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। चलिए आज एक चुनावी नतीजे की परतें खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे डेटा और एक सही रणनीति का इस्तेमाल करके एक हार को भविष्य की जीत के ब्लूप्रिंट में बदला जा सकता है। तो ये कहानी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच में, बरवाश विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं है, ये एक जीता जागता समाज है जहां लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं और अपनी एक आवाज है। और इस पूरी कहानी, इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है सिर्फ एक नंबर, 5499। 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का ये एक बहुत ही मामूली सा अंतर था। यही हमारी आज की पहेली है जिसे हम मिलकर सुलझाएंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम उस 5500 वोटों के सवाल को समझेंगे, फिर जनादेश का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और जमीन से उठती आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम शक्ति के 4 स्तंभों को परखेंगे, शासन का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में उद्देश्य के वादे पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी छोटे से अंतर की गहराई में उतरते हैं। ये 5500 वोट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये एक कहानी कहते हैं। और उस कहानी को समझने की जो चाबी है वो डेटा में छिपी है। ये ग्राफ देखिए, ये साफ दिखाता है कि मुकाबला कितना कड़ा था। बीजेपी को मिले 49.7% वोट और कांग्रेस को 47.0%। मतलब जीत हार का फैसला उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ हजार वोटों से हुआ। आइए अब इस क्षेत्र के चुनावी आंकड़ों पर एक नजर डालें। इससे हम इस जनादेश की पूरी तस्वीर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हैं 2023 के मुख्य चुनावी आंकड़े। यहां कुल मतदाता 2.25 लाख के करीब थे और उनमें से लगभग 80% लोगों ने वोट डाला, जो एक बहुत अच्छा टर्नआउट है। कांग्रेस को मिले 84,968 वोट्स, जबकि बीजेपी को मिले 90,467। और जैसा हमने देखा, जीत का अंतर ठीक 5,499 वोटों का था। देखिए, किसी भी चुनाव की आज की तस्वीर को समझने के लिए उसके इतिहास के पन्ने पलटना बहुत जरूरी होता है। और बरवाह का चुनावी अतीत हमें यही बताता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। यहाँ की राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि बरवाह एक स्विंग सीट है, मतलब यहाँ का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। 2008 और 2013 में बीजेपी जीती, तो 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की और फिर 2023 में पासा पलट गया। ये अस्थिरता ये बताती है कि यहाँ के लोग काम के आधार पर फैसला करते हैं। तो सवाल उठता है कि इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक बहुत बड़ी भावना ये थी, खासकर किसानों के बीच। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें ठगा गया है। कर्ज माफी जैसे जो वादे पूरे नहीं हुए, उन्होंने लोगों में एक गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। तो यहां से सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इस पूरी स्थिति का विश्लेषण कैसे किया जाए। एक राजनीतिक संगठन अपनी ताकत कहां से लाता है और वो कौन सी कमजोरियां हैं जिन पर उसे सबसे पहले काम करने की जरूरत है। इस विश्लेषण के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है, जिसे वो चतुर्मुख सिद्धांत कहता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो किसी भी सियासी अभियान की ताकत को 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों पर परखता है: उसका चुनावी आधार, उसका संगठन, उसकी कहानी और उसके संसाधन। आइए देखते हैं कि बरवाह के मामले में ये विश्लेषण क्या बताता है। पहला स्तंभ है चुनावी आधार। यहां कांग्रेस का स्कोर मध्यम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रामीण इलाकों में पार्टी का एक मजबूत आधार तो है, लेकिन वो अकेले जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। दूसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है संगठन। यहां स्कोर निम्न है। इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर पार्टी का ढांचा बहुत कमजोर था। कार्यकर्ता या तो निराश थे या निष्क्रिय, और यह किसी भी चुनाव में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी वो कहानी जो आप लोगों को बताते हैं, जिससे लोग जुड़ते हैं। यहां भी स्कोर मध्यम है। कांग्रेस ने किसानों जैसे पारंपरिक मुद्दों को तो उठाया, लेकिन वो एक बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव के सामने अपनी एक मजबूत स्थानीय कहानी गढ़ने में कहीं ना कहीं संघर्ष करते दिखे। और चौथा स्तंभ है संसाधन। यहां स्कोर फिर से निम्न है। यह साफ दिखाता है कि फंडिंग और मीडिया तक पहुंच के मामले में अभियान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब आइए देखते हैं कि ये सब उम्मीदवार के स्तर पर कैसा दिखता है। एक तरफ थे कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनकी स्थानीय किसान नेता वाली छवि थी, कृषि के मुद्दों पर उनकी पकड़ थी और गांवों में एक अच्छा नेटवर्क था।
तो दूसरी तरफ थी सत्तारूढ़ पार्टी की प्रणाली, जिसके पास केंद्रीय योजनाओं की पहुंच थी, एक बड़ा नैरेटिव था और बेहतर संसाधन थे। तो ठीक है, इन चारों स्तंभों की कमजोरियों को हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्हें फिर से कैसे खड़ा किया जाए। अब हम सिर्फ समस्या का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस, एक एक्शन प्लान को देखेंगे जो 2028 की राह तैयार करता है। देखिए, किसी भी जीत की योजना की शुरुआत लोगों की असली समस्याओं को सुनने और समझने से होती है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां हैं। सिंचाई के लिए पानी की कमी, खाद और कर्ज की चिंता, टूटी फूटी सड़कें और आदिवासियों के लिए अपने जमीनी हक का संघर्ष। यही वो अनसुनी शिकायतें थी जिन्होंने वो 5,500 वोटों का अंतर पैदा किया था। और लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और उनकी बात सुनना, यही तो हमारे संविधान का मूल भाव है। तो इन शिकायतों पर काम करने के लिए सोर्स एक D90 प्लान का सुझाव देता है, यानी चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होने वाली एक ठोस रणनीति। यह 4 चरणों में काम करती है। पहला चरण D90, जमीनी सर्वे करके गठबंधन बनाना। फिर D60, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जुटाना और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना। D30, रैलियों और गठबंधनों के जरिए माहौल बनाना। और आखिरी हफ्ते में बूथ स्तर पर हर एक वोट को सुरक्षित करने की तैयारी करना। आज के दौर में जमीनी काम को डिजिटल ताकत से जोड़ना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर गलत सूचनाओं का तुरंत खंडन करना। इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स के जरिए उम्मीदवार के काम को सीधे लोगों तक पहुंचाना। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन मंचों के जरिए युवाओं से सीधे जुड़ना, उनकी आवाज सुनना। ये सिर्फ प्रचार नहीं है, ये लोगों से संवाद बनाने का एक नया तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? ये सिर्फ चुनाव जीतने की तकनीक के बारे में नहीं है, नहीं, ये इस बात को समझने के बारे में है कि डेटा का सही इस्तेमाल लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए कैसे किया जा सकता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का मूल विचार है, शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि चुनावी डेटा का इस्तेमाल सिर्फ वोट हासिल करने के लिए न हो, बल्कि उससे एक ऐसी उत्तरदायी व्यवस्था बनाई जाए जो सच में लोगों की जरूरतों को समझे। और जब हम लोगों के डेटा की बात करते हैं, तो भारत का DPDP एक्ट हमें याद दिलाता है कि लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति सर्वोपरि है। एक जिम्मेदार नेतृत्व हमेशा इस सीमा का सम्मान करता है। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हार छोटी छोटी अनसुनी शिकायतों का नतीजा है, तो उन शिकायतों को सुनकर और उन्हें हल करके हासिल की गई जीत सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि वास्तविक शासन और सेवा का एक सच्चा जनादेश है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।